गुड मॉर्निंग। हम लोग 9th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ रहे थे 5वां चैप्टर आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को बना के भेजी थी, जिसमें करीब करीब आधा चैप्टर हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। तो ये अंग्रेज काल का समय का है कि अंग्रेज जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों ने क्या क्या प्रतिबंध लगाए थे चरवाहों के ऊपर, और जिसका प्रभाव उनके ज़िंदगी पर पड़ा। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित कर दिया। इसके बहुत सारे कारण थे। प्रतिभूमि नियमावली बना दी सरकार ने। अंग्रेज सरकार प्रतिभूमि को बेकार मानती थी। उन्हें लगता था कि इस पर लगान वसूल करना मुश्किल है और इस पे कोई उत्पादन भी नहीं होता है। तो उन लोगों ने क्या किया, इस पर खेती कार्य शुरू करवा दी अंग्रेज़ों ने। तो इसका भी प्रभाव चरवाहों की ज़िंदगी पर पड़ा। चारागाहों का आकार सिमटकर बहुत छोटा होता चला गया। बचे हुए चारागाहों पर पशुओं का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया। चरवाहे अपने पशुओं को अब निश्चित चारागाहों में ही चराते थे, जिससे चारा कम पड़ने लगा। चारे की कमी के कारण पशुओं की सेहत और संख्या भी घटने लग गई। तो चरवाहों ने इन बदलावों को कैसे लिया? अब उनके पास तो और कोई साधन था ही नहीं पशुओं को चराने के अलावा। तो ये लोग अब इन बदलावों का सामना कैसे किया चरवाहों ने? इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चारागाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया, तो अब नए चारागाहों की तलाश में चरवाहे जो थे वो इधर उधर घूमने लगे। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना सिंधु नदी के किनारे अपने चरवाहों को चरा सकते थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जो थे वो ज़मीन खरीदकर एक जगह बस गए और खेतीबाड़ी करने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, लेकिन हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती और वे अपना दिशा बदल लेते, रेवड़ को भी छोटा कर लेते थे और नई दुनिया के मिजाज से अपना तालमेल बिठाने लगे। कई चरवाहों ने तो अपना काम धंधा ही बदल लिया, दूसरे काम करने लगे। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावहारिक रास्ता था। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया के बहुत सारे इलाकों में इसका प्रभाव पड़ा। तो आइए देखते हैं कि अफ्रीका में चरवाहों का जीवन कैसा था। अफ्रीका की तरफ चले, जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी वहीं रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। और यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं।
हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। आखिर क्या थे ये बदलाव, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज सरकार ने सिर्फ भारत में ही नहीं, अफ्रीका में भी बहुत सारे बदलाव किए थे। जैसे कि कृषि क्षेत्रों का विस्तार कर दिया। जो जमीन पड़ती थे जिस पर वे अपने पशुओं को चराते थे, अब उस पर खेती की जाने लगी। वनों का आरक्षण कर दिया गया। वन जो थे, जंगल जो थे, उनको आरक्षित कर दिया गया। भारत और पूर्वी अफ्रीका दोनों ही स्थानों में औपनिवेशिक सरकारों ने वन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया। पशुचारण को नियमित करने के लिए दोनों ही स्थानों पर परमिट की व्यवस्था की गई। जैसा कि मैं बताई हूँ पहले पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में, परमिट का मतलब होता था पास बनाना, जिसमें अंकित होता था कि उनके पास कितने पशु हैं और कितने पशुओं को लेकर वो जंगल में जा रहे हैं, और उनको जंगल में जाने की तिथि और जंगल से बाहर आने की तिथि भी उसमें अंकित की जाती थी। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को बता रही हूँ कि इसका